डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड है। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा NEP 2020 को सभी अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उसके लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और सभी कॉलेजेज में यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसके अकॉर्डिंग अब जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है शुरू हो चुका है। अभी भी कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी NEP के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है कि इस NEP के अंतर्गत वो अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे, सेमेस्टर सिस्टम क्या है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो NEP की जो बेसिक बातें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों आवश्यक है, यह जो कुछ स्लाइड्स हैं वो हायर एजुकेशन के द्वारा ही हमको दी गई हैं। इसी पर इन्हीं स्लाइड्स को मैं जो है आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का भाव लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विषय संबंधित ज्ञान के साथ कौशल विकास, मूल्यपरक तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर उन्मुख करती है। 2020 NEP जो है उसके जो मूल जो सार है वो विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास करना है, और सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनको उनके अंदर जो है कौशल विकास की जो भावना है वो भी विकसित करनी है, जिससे उनको कोर्स पूरा करने के बाद इजीली जो है उनके लिए रोजगार के जो रास्ते हैं वो जल्दी खुल जाएं। ऐसा यह NEP का जो सार है। इस नीति में सतत मूल्यांकन का प्रावधान है। जैसा हम जानते हैं कि ये सेमेस्टर एग्जाम, अब आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंतर्गत आपका जो मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। पहले ये वार्षिक होता था, लेकिन अभी साल में 2 बार आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसी को हम सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। जिससे इस सेमेस्टर सिस्टम से विद्यार्थी जो है वो जो है उनकी मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं होगा। 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएंगी, तो उसका जो है एक 6 महीने का लिमिटेड सिलेबस होगा, और इस पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है। सिलेबस भी हमको यूनिवर्सिटी के माध्यम से या जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा उसके माध्यम से हमको प्रोवाइड करा दिया गया है, और हमने भी सभी स्टूडेंट्स को जो विषय संबंधित जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा जो है स्टूडेंट को सिलेबस की कॉपी भी प्रोवाइड करा दी गई हैं। बहुविषयक प्रणाली पर आधारित यह नीति विद्यार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार दूसरे संकाय के विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता देती है। एक तो इसमें जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा हमको एक जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी दूसरे संकाय का लेना होगा, अर्थात हम अपने संकाय के विषयों के साथ साथ किसी दूसरे संकाय के एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। ये सब हमारी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि दूसरे संकाय का विषय हम कौन सा चुनें। ये हमारी जो है हमारा जो है ये राइट रहेगा, स्टूडेंट का राइट है कि वो दूसरे संकाय का विषय किस प्रकार से चुनें जो उनके लिए जो है लाभदायक हो। पाठ्य चर्चा में भारतीय ज्ञान पद्धति के समावेश के साथ पाठ्येतर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रौद्योगिकी के अनुकूलतम उपयोग पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या विशेषताएं हैं और क्या उसके प्रावधान हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं वो 3 और 4 वर्षीय बहुसंकायी स्नातक पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाएगा। समस्त पाठ्यक्रम क्रेडिट पर आधारित होने के साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत होंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको हम CBCS के नाम से जानते हैं, पहले हमारा जो रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो वो रिजल्ट जो है वो परसेंटेज और मार्क्स के ऊपर रहता था, लेकिन अभी ये मार्क्स और परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो CBCS के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसको टर्मिनेट कर दिया गया है, इसको फिनिश कर दिया गया है। और अब जो हमको मार्क्स मिलेंगे वो हमारे क्रेडिट बेस के और ग्रेडिंग के हिसाब से मिलेंगे।
3-4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अधिकतम 7 वर्षों में पूर्ण कर सकता है। ये स्नातक जो पाठ्यक्रम है उसको हम स्टूडेंट जो है 7 वर्षों में पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी नियम लगेगा कि पहले विद्यार्थियों को जो बीच में ड्रॉप आउट हो जाते थे तो उनका जो भी इनकम्प्लीट कोर्स था उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है कि अगर स्टूडेंट 1 वर्ष के बाद अपना कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्ष के बाद अगर वो छोड़ते हैं तो उनको डिप्लोमा कोर्स, और 3 वर्ष के बाद अगर वो छोड़ते हैं तो उनको डिग्री कोर्स, डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो चौथे वर्ष में उनको डिग्री विद ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी। देखिए अगले पॉइंट में यही बात लिखी हुई है, पाठ्यक्रम अवधि में विद्यार्थी बहुप्रवेश बहुनिकास प्रावधान के अंतर्गत। बहुप्रवेश बहुनिकास का मतलब ये है कि एक साल कंप्लीट होने के बाद या 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जब उसके पास सफिशिएंट क्रेडिट उसके एकेडमिक बैंक में हो तो वहाँ पर वो 1 साल के बाद कोर्स को वो एग्जिट कर सकता है, और जब उसकी कंडीशंस फिर से फेवरेबल हो जाएं तो फिर से जो है उसी यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पर फिर से वो उसी कोर्स में एंट्री ले सकता है, और जो उसकी पढ़ाई जो उसने कर ली है उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा। अर्थात किसी स्टूडेंट ने जैसे 1 साल पूरा कर लिया और उसके बाद उसका 2 साल का गैप हो गया तो वो गैप के बाद फिर से जो है उस कोर्स को रिजॉइन कर सकता है, और उस पहले छोड़ने से पहले जो उसने कोर्स कवर किया था उसकी पढ़ाई उसको फिर से नहीं करनी पड़ेगी, वह फर्दर जो है अपनी स्टडी करेगा। जैसे देखिए यहाँ अंतर्गत प्रथम वर्ष पूर्ण कर किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है तो उस संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा। 2 वर्ष अगर वो पूर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी, एवं तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक की उपाधि प्राप्त कर पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है। जिन विद्यार्थियों को विषय विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने या शोध करने की इच्छा हो वे पाठ्यक्रम को चौथे वर्ष में भी ले जा सकते हैं, एवं ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च की उपाधि वो चौथे वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 4 साल का जिन्होंने ऑनर्स कोर्स विद रिसर्च किया है तो वो पीजी कोर्स में जो है 1 साल का उनका कोर्स रह जाएगा पीजी, और वो 1 वर्ष में पीजी कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट 3 साल के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स को छोड़ता है तो उनके लिए पीजी कोर्स जो है 2 साल का रहेगा। इस नीति के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा, वैचारिक समझ एवं आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों के साथ कौशल विकास को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। सतत आंतरिक मूल्यांकन, इसको हम CIA कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें 30% अंक होंगे और जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 70% अंकों का इसमें प्रावधान रखा गया है। अर्थात 100 अंकों का आपका सब्जेक्ट की परीक्षा ली जाएगी जिसमें से 30 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट है सॉरी वो जो है कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा, और 70 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होगा वह आपको यूनिवर्सिटी उसको जो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रश्न पत्र के माध्यम से वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इन दोनों में मिलाकर पास होने के लिए जो है 40 नंबर का लाना आवश्यक है। जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय के किसी एक विषय को अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। देखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि इसमें जैसे साइंस का कोई स्टूडेंट है जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ जो है ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो इसमें क्या है इस सिस्टम में अब कि वो किसी अन्य संकाय का एक विषय या तो वो आर्ट साइड का या कॉमर्स का या मैथमेटिक्स संकाय से किसी एक विषय का जो है चुनाव कर सकता है। विद्यार्थी शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
जैसे स्वयं या मूक में उपलब्ध पाठ्यक्रमों से भी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकता है। ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसकी चर्चा हम आने वाली स्लाइड में करेंगे। स्वाध्यायी छात्रों का समयबद्ध नामांकन और सतत मूल्यांकन द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना, ये भी एनईपी का जो एक विशेषता है। अब देखिए हमारे इंडिया में अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। पहली एजुकेशन पॉलिसी जो है 1968 में आई थी। दूसरी पॉलिसी जो है 1986 में आई थी, जिसके अंतर्गत अब तक हम अपने अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे थे। और अभी जो है ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अभी छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसको एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1986 की जो एनईपी थी और 2020 की जो एनईपी है, उसमें दोनों में क्या बेसिक अंतर हैं। तो ये कोई एक स्लाइड है जिसमें इन दोनों जो शिक्षा नीति थी उनमें जो मूलभूत अंतर हैं उसके बारे में बताया गया है। 1986 जो पुरानी पॉलिसी थी उसके अंतर्गत जो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज थे वो 3 वर्ष में पूरे होते थे, जबकि 2020 में यह जो कोर्सेज हैं वो 3 या 4 साल में पूरे होंगे और ये सेमिस्टर सिस्टम हो गया है। यहाँ पर अगर हम कहें कि वो 6 या 8 सेमिस्टर में पूरे होंगे तो ये बात एकदम जो है इस 2020 पॉलिसी के अंतर्गत एकदम ठीक है कि अब यहाँ पर जो है जो एनुअल एग्ज़ाम होते थे वो अब 6-6 महीने पर होंगे और 6 महीने में एक जो सेमेस्टर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से 3 वर्ष में 6 सेमेस्टर पूरे करने होंगे और जो ग्रेजुएशन विद ऑनर्स की डिग्री ले रहे हैं उनको 8 सेमेस्टर पूरा करना होगा 4 साल में। 1986 में ये एनुअल पैटर्न हुआ करता था, यहाँ पर 6 महीने का सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है। 1986 के अकॉर्डिंग जो हमारा शिक्षा नीति थी वो क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम नहीं था, जबकि नई जो शिक्षा नीति है उसमें क्रेडिट एवं अन्य संकाय के विषय चुनने की स्वतंत्रता है। पहले जो हमारी पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमको अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा दूसरे किसी संकाय का विषय नहीं पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी हमें क्या है अपने संकाय के विषयों के साथ साथ किसी दूसरे संकाय का एक विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। पुरानी पॉलिसी में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन अभी जो है 30% इसमें आंतरिक मूल्यांकन कर दिया गया है और 70% जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के द्वारा डिसाइड होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम नहीं था। नई शिक्षा के अंतर्गत जो है ऑनर्स पाठ्यक्रम को मान्यता दी जा रही है। ऑनर्स विद रिसर्च पाठ्यक्रम 4थे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इंटर्नशिप एवं एंटरप्रेन्योरशिप की व्यवस्था नहीं थी, या इसमें इंटर्नशिप एवं एंटरप्रेन्योरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम के मध्य में पढ़ाई छोड़ने पर कोई भी उपाधि नहीं मिलती थी। पहले आप देखते थे कि स्टूडेंट जो है 1 साल या 2 साल या तीसरे साल अगर पढ़ाई छोड़ के जाते थे तो उनको कुछ भी एडवांटेज पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार नहीं मिलता था और उनकी पूरी पढ़ाई जो है वो स्पॉइल हो जाती थी। अभी क्या है कि इसमें प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर हमको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होगी। ये स्लाइड रिपीट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने की कार्य योजना। छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर BA, BSc, होम साइंस, BCom, BCA एवं BBA में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु समस्त विश्वविद्यालयों में एक समान अध्यादेश लागू कर दिया गया है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को क्रेडिट प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। विद्यार्थियों हेतु विषयों का समूह विषय संयोजन प्रदान कर दिया गया है। जेनरिक इलेक्टिव, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिशन कोर्सेज की जानकारी जो है महाविद्यालयों को प्रदान कर दी गई है और महाविद्यालयों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी निरंतर जो है छात्र छात्राओं को प्रदान की जा रही है। स्वाध्यायी विद्यार्थियों का नियमित विद्यार्थियों के रूप में नामांकन करने पर प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना इस एनईपी का एक मुख्य जो है लक्ष्य है कि कैसे हम अपना जो GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जिसको हम बोलते हैं, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। इस एनईपी पॉलिसी का ये एक मुख्य लक्ष्य है।
जनरली देखा जाता है कि 12th करने के बाद जो स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो हायर एजुकेशन की तरफ जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से बनाया गया है कि 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हों। ये बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली जो एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें निश्चित ही इसके रिजल्ट जो है आने वाले समय में बहुत अच्छे हमको देखने को मिलेंगे। द्वितीय चरण जो 2025-26 में स्टार्ट होगा उसमें देखिए सत्र 2025-26 एवं अग्रगामी सत्रों के लिए विषय संयोजन करना, विषय कॉम्बिनेशन तैयार होगा। यहाँ पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कौशल केंद्र की स्थापना करना। अभी बहुत से हमारे जो महाविद्यालय हैं, जो इंटीरियर के कॉलेजेज हैं, वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्किल सेंटर जो है नहीं है, तो वहाँ पर जो है इस पॉलिसी के अनुसार जो है इन सब की स्थापना की जाएगी। शोध संवर्धन के लिए अनुदान सीड मनी प्राप्त करना। जो बहुत सारे अभी कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ पर जो है रिसर्च सेंटर नहीं है, स्टूडेंट जो है पीएचडी कार्यक्रम में इनरोल नहीं हो पाते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट अभी वहाँ पर पीजी क्लासेस की व्यवस्था नहीं है, तो इन सबको जो है द्वितीय चरण में देखा जाएगा। तृतीय चरण जो 26-27 में जो है होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना। जो भी एनईपी के जो टारगेट्स हैं वो पूरी तरीके से 26-27 जो सत्र होगा उसमें लागू कर दिए जाएंगे। विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का राज्य स्तर पर संचालन। जो विभिन्न विषयों के जो हमारे जो एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं वो उनके द्वारा जो है राज्य स्तर पर ऑनलाइन जो क्लासेस भी ली जाएंगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल का संचालन कर रहे हैं और अपने जो हमारे जो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको वो जो है यूट्यूब पर अपने चैनल के माध्यम से अपलोड भी करते हैं। तो ये एनईपी का एक पार्ट भी है। एकल संकायी महाविद्यालयों को बहुसंकायी महाविद्यालयों में परिवर्तित करना। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं हमारे राज्य में कि जहाँ पर केवल एक ही संकाय के विषयों की पढ़ाई होती है, तो उन महाविद्यालयों को जो है उनमें अलग अलग संकायों के विषयों को भी खोला जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को एनईपी का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु आधारभूत संरचना प्रदान करना। जो भी 4 ईयर जो हमारा इसमें है 4 ईयर प्रोग्राम जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, उनके लिए जो भी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है महाविद्यालयों को दिया जाएगा। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो उनका जो अवधि है वो 3 से 4 साल की है। ये 3 से 4 साल इसको हम ना कहकर 6 से 8 सेमेस्टर हमको अब कहना चाहिए। देखिए इसकी एक विशेषताएं जो है इसमें दिखाई गई हैं और ये विशेषता देखिए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। आप जो है 1 साल पढ़ाई करने के बाद जो है अपने कोर्स को छोड़ सकते हैं। आपको उस समय आपको सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा, सर्टिफिकेट इन बीएससी, अगर हम बीएससी की बात कर रहे हैं तो। और फिर आप कुछ समय के बाद जब फिर से आप अगर रीजॉइन करना चाहते हैं तो फिर से आप उस कोर्स को फिर से रीजॉइन कर सकते हैं और 3rd सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। और फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस महाविद्यालय से या इस यूनिवर्सिटी से मुझको पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर जो है अपना 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो आप वहाँ भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करिकुलम है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब आप अपने कोर्स सब्जेक्ट के अलावा जो है अन्य संकाय के विषयों को भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जिसको हम CBCS के नाम से जानते हैं। अब तक जो हमारा रिजल्ट होता था वो हमारे परसेंटेज और मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया जाता था, लेकिन अभी हमारा जो रिजल्ट आएगा सेमेस्टर एग्जाम के बाद वो सीधे क्रेडिट बेस्ड होगा और उसमें ग्रेडिंग दिखाया जाएगा। और चॉइस बेस्ड है कि आप जो है अपनी चॉइस के अनुसार किसी दूसरे संकाय का विषय भी ले सकते हैं। और जो है आप जो है सेमेस्टर में जैसे जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती जाएगी आपके क्रेडिट जो है आपके अकाउंट में आते जाएंगे। इसके लिए एक ABC के नाम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो
तो जितने भी आपके क्रेडिट अर्न करेंगे आप, वो सब एबीसी के माध्यम से जो है आपके खाते में या आपके अकाउंट में जुड़ते जाएंगे। और अगर आप किसी पहले इंस्टीट्यूट को छोड़कर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एबीसी जो बैंक है वहाँ से क्रेडिट आपके माइनस करके वो दूसरे कॉलेज में उसको प्रदान कर दिया जाएगा। लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसके द्वारा स्टूडेंट को जो है लर्न करने का मौका मिले। ये कुछ NEP 2020 के जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे देखें FYUP तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, सेमेस्टर मीनिंग है ड्यूरेशन 6 मंथ, सेमेस्टर जो हमारा होगा वो 6 महीने का होगा, 6 महीने मीन आपकी 90 डेज क्लास लगेंगी और जो है 15 वीक लर्निंग पीरियड होंगे। इसी प्रकार से ये बहुत सारी टर्म यहाँ पर दी गई हैं, तो आप उनको यहाँ पर जो है स्टडी कर लेंगे। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS अंडर NEP 2020, इसमें देखिए कोर्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं और उनके कोड दिए गए हैं। ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट भी कहते हैं, इनको हम DSC के नाम से जानेंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनको हम DSE के नाम से जानते हैं। ये अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये रिलेवेंट नहीं है, इसको हम थर्ड सेमेस्टर में ये जो है टर्म यूज में आएगी। जेनरिक इलेक्टिव, इसको हम GE के नाम से जानते हैं। GE सब्जेक्ट मतलब कि किसी जब जो संकाय आप पढ़ रहे हैं उस संकाय को छोड़कर किसी एक अन्य संकाय का विषय आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसको हम GE के नाम से जानेंगे। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, इसमें जैसे पहले होता था हिंदी इंग्लिश इन्वायरमेंट, उसकी जो पढ़ाई होती थी तो उसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना है और प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र छात्रा हैं तो उनको ये जो है AEC के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ना है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स SEC के नाम से जानेंगे। वैल्यू एडिशन कोर्स, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अभी वैल्यू एडिशन कोर्स की भी शुरुआत की जा रही है। इसमें जैसे स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, बेसिक मैथमेटिक्स, इसको बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, तो ये जो है छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी कोर्सेज हो सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्रोजेक्ट डिजर्टेशन की भी व्यवस्था रहेगी। देखिए जो AEC के बारे में अभी मैंने बताया था, ये जो AEC है ये जो है राज्य सरकार के द्वारा इसको जो है अलग अलग संकायों के लिए प्रथम सेमेस्टर में इसका चयन कर दिया गया है। जो BCom और BBA के जो स्टूडेंट होंगे वो AEC के रूप में जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज का अध्ययन करेंगे और जो BSc और BCA के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे, जबकि जो BA और BSc होम साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो AEC के रूप में हिंदी लैंग्वेज का चयन करेंगे। ये पूल ऑफ GE है। साइंस फैकल्टी के जो छात्र छात्राएँ हैं वो GE के रूप में, जो प्रथम सेमेस्टर की बात हो रही है तो यहाँ पर 01 लगाया गया है। GE प्रथम सेमेस्टर में वो कला संकाय या वाणिज्य संकाय या मैथमेटिक्स से जो है एक विषय का चुनाव करेंगे। देखिए पब्लिक एडमिन है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, एंशिएंट हिस्ट्री, संस्कृत लिटरेचर, साइकोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, तो इतने सारे जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और ये डिपेंड करेगा कि आपके महाविद्यालय में इनमें से कौन से सब्जेक्ट या इसके अतिरिक्त कोई और सब्जेक्ट हो तो उन्हीं सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं। जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट जब आप चयन करेंगे तो चयन करने के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो आपके महाविद्यालय में संचालित होता है कि नहीं होता है। आप केवल उन्हीं इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुन सकते हैं जो आपके महाविद्यालय में संचालित होते हैं। अगर कोई जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके महाविद्यालय में नहीं है तो उसको आप चूज ना करें, उसका चयन नहीं करें, वो गलत हो जाएगा। जैसी आर्ट फैकल्टी के लिए भी ऐसे ही GE जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनकी सूची यहाँ दी गई है। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिजिक्स है, फॉरेस्ट्री है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये केवल एक दिखाया गया है आपको कुछ सब्जेक्ट्स
का कॉम्बिनेशन बनाकर। इसके अतिरिक्त आपके हो सकता है महाविद्यालय में इनमें से कुछ सब्जेक्ट ना हो या इनके अलावा कुछ और सब्जेक्ट भी मौजूद हों, तो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है जीई के रूप में। इसी प्रकार से वैल्यू एडिशन जो कोर्सेज हैं उसकी भी एक यहाँ पूल दिया गया है, जिसमें देखिए पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन आप ले सकते हैं। जो जूलॉजी के जो छात्र हैं या साइंस के जो छात्र हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, हर्बल प्लांट एंड ह्यूमन वेल हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, पंचायती राज सिस्टम। ये पंचायती राज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कुछ बच्चे जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। योगा फिलॉसफी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, संस्कृत लिटरेचर है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन हेल्थ। इसको जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा रन किया जाना चाहिए। ये इंडियन ट्रेडिशन एंड वैल्यूज हैं, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट है। कुछ स्टूडेंट जो उनको जो है शेयर मार्केट के बारे में सीखना है या जानना है तो वो इस वैल्यू एडिड कोर्स को यहाँ पर ले सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडी, और इसमें क्रेडिट बेस्ड या क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। प्रत्येक जो सेमेस्टर है वो 20 क्रेडिट का होता है। 20 क्रेडिट को हम जो है ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो कोर्स सब्जेक्ट हैं वो प्रत्येक जो 3 कोर्स सब्जेक्ट होंगे और तीनों कोर्स सब्जेक्ट जो है वो 4-4 क्रेडिट के होते हैं। तो इस प्रकार से कोर्स सब्जेक्ट के लिए 12 क्रेडिट हो गए। उसके अलावा जनरल इलेक्टिव जो हम दूसरे संकाय का विषय का चुनाव करेंगे वो भी 4 क्रेडिट का होगा। तो 4 क्रेडिट ये हो गए। और हमारे जो एबिलिटी इन्हांसमेंट जो कोर्सेज हैं जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको जो है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है तो वो 2 क्रेडिट का है। और इसके अलावा एक वैल्यू एडिड कोर्स का आपको चुनाव करना है वो भी 2 क्रेडिट का होगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो 6 जो कोर्स हैं उनकी टोटल वैल्यू जो होती है क्रेडिट के रूप में वो 20 क्रेडिट है। और आपको 2 सेमेस्टर पूरे करने के बाद 40 क्रेडिट प्राप्त होंगे। और अगर आप 40 क्रेडिट के बाद अर्न करने के बाद आप कोर्स को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 4 क्रेडिट और अर्न करने हैं जिससे आपको सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त हो जाए। ये 4 क्रेडिट आप जो है स्वयं या मूक जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप अपने हिसाब से किसी विषय का चुनाव करके वो 4 क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। तो 44 क्रेडिट जब आपके 1 साल के बाद आपके पास होंगे तो आप अगर उस समय अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं, कोर्स को छोड़ते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट डिग्री दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर के बाद आपके पास देखिए 40 क्रेडिट फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर फिर आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं 40 क्रेडिट और 40 ये फर्स्ट ईयर के हो गए तो 80 क्रेडिट आपके पास होंगे। तो अगर उस समय आप पढ़ाई अपना छोड़ते हैं तो फिर आपको फिर से 4 जो है 40 ये 80 हो गया। 80 के बाद फिर आपको 4 क्रेडिट फिर से अर्न करने होंगे। इसी प्रकार से आप जो है 3 साल के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं या 5 में 6 सेमेस्टर पूरा करने के बाद छोड़ते हैं तो आपके पास टोटल क्रेडिट यहाँ पर 120 होंगे और आपको डिग्री यहाँ पर दे दी जाएगी। यहाँ पर आपको फिर से कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको अर्न नहीं करना है। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं विद ऑनर्स डिग्री के साथ तो फिर आपको 40 क्रेडिट चौथे साल में और अर्न करने हैं, तो आपके पास टोटल 160 क्रेडिट यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो क्रेडिट हैं वो आपके एक सेमेस्टर में जो है 20 क्रेडिट की पढ़ाई आपको पूरी करनी है और दूसरे सेमेस्टर में फिर आपको 40 क्रेडिट की पढ़ाई पूरी करनी है। इस प्रकार से लास्ट सेमेस्टर तक आपको जो है 20-20 पॉइंट की पढ़ाई पूरी करनी है और एंड में आपको 160 पॉइंट जो है 160 क्रेडिट आपको अर्न करने हैं। 120 क्रेडिट अर्न करने के बाद आपको डिग्री जो है इन बीएससी प्रदान कर दी जाएगी। ये जो है कोर्स करिकुलम है। कोर्स हमारा जो है वो उसके 4 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है, इसमें आप कोर्स टाइप, कोर्स क्रेडिट एंड लर्निंग आउटकम के बारे में जानेंगे। बी जो पार्ट है वो यूनिट वाइज विदाउट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरे पार्ट में आप देखेंगे लर्निंग रिसोर्सेज हैं।
टेक्स्ट बुक के बारे में बताया है, रेफरेंस बुक के बारे में बताया है, और जो ई रिसोर्सेज हैं, ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप डिजिटल वे में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और अगला है कोर्स असेसमेंट। इसमें आप CIA और ESE के बारे में, या इसको हम कह सकते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया गया है। ये सारे जो सिलेबस हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर हैं। आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ये सारे कोर्स जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से सारे जो सिलेबस हैं वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेडिट बेस्ड कोर्स करिकुलम है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्रेडिट की। तो एक क्रेडिट जो है वो 15 पीरियड के बराबर है। जब 15 पीरियड की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आपको जो है एक क्रेडिट आपका पूरा हो जाएगा। और लेबोरेटरी अगर वर्क है, अगर कोई सब्जेक्ट जो है उसमें लेबोरेटरी वर्क है, तो वहाँ पर एक क्रेडिट जो है वो 30 पीरियड के बराबर होगा, या 30 घंटे की पढ़ाई वहाँ पर आवश्यक होगी। जैसे मैंने पहले बताया था DSC, DSE और GE, वो उनके लिए 4 क्रेडिट जो है वो निर्धारित हैं, और इनमें 4 पीरियड्स पर वीक होंगे। आपको एक हफ्ते में 4 पीरियड पढ़ने पड़ेंगे, और इस प्रकार से टोटल आपको जो है 60 पीरियड्स की पढ़ाई पूरी करनी होगी। अब जो कोर्सेज विद लेबोरेटरी वर्क हैं, वहाँ पर थ्योरी जो है वो 3 क्रेडिट का होगा। मतलब आपको 3 पीरियड पर वीक पढ़ाने हैं और 45 घंटे आपको पूरा करना है। और प्रैक्टिकल के लिए 1 क्रेडिट दिया गया है, और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो है 2 पीरियड्स आपको एक हफ्ते में पढ़ाने होंगे, और इसके लिए 30 घंटे पढ़ाई आपको पूरी करनी है। AEC, SEC और BAC इसको जो है 2 क्रेडिट में बांटा गया है। AEC एंड BAC 2 पीरियड्स पर वीक, इनकी जो पढ़ाई है वो हफ्ते में 2 पीरियड लगेंगे, और टोटल आपको जो है वो 30 पीरियड पूरे करने हैं। SEC ये 1 क्रेडिट का है। इसके थ्योरी अगर है तो वो 15 घंटे की होगी, अगर ये जो है लैब कोर्स है या फील्ड वर्क है तो उसके लिए 30 घंटे की पढ़ाई मिनिमम होगी। यहाँ पर CCFUP फॉर BSc मैथ एंड लाइफ साइंस एंड BA, इसको बताया गया फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए। जैसे DSC A1 है, ये 4 क्रेडिट का हो गया, और DSC जिसको B1 हमने नाम दिया ये भी 4 क्रेडिट का है, और DSC C1 ये भी 4 क्रेडिट का है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर जो साइंस BSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये 4-4 क्रेडिट के हो गए, और उनका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो अगर कोई भी चूज करते हैं किसी अन्य संकाय का तो वो भी 4 क्रेडिट का है। तो 4, 8, 12 और ये 16 क्रेडिट अब तक हो चुके हैं। 16 क्रेडिट के बाद जो AEC कोर्स है वो 2 क्रेडिट का है। इसमें आपको जो है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या एनवायरमेंटल स्टडी आपको पूरा करना है, और जो वैल्यू एडिशन कोर्स है वो भी 2 क्रेडिट का है। तो इस प्रकार से एक सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट की पढ़ाई पूरी करनी है। दूसरा सेमेस्टर भी इसी प्रकार से है, और दूसरे सेमेस्टर में मिला के आपको टोटल 20 क्रेडिट की पढ़ाई करनी है, और इस प्रकार से पूरे एक वर्ष में आपको 40 क्रेडिट की पढ़ाई पूरी करनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऑन एग्जिट अगर सेल बी अवार्डेड अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आफ्टर सिक्योरिंग रिक्विसाइड 44 क्रेडिट। अगर स्टूडेंट इस समय 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वो अपनी पढ़ाई को छोड़ता है, लेफ्ट करता है, क्विट करता है, तो उसके पास 40 क्रेडिट तो ये अर्न हो ही जाएंगे अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट करता है अपने दोनों सेमेस्टर। लेकिन अगर वो यहाँ पर क्विट करता है तो उसको 4 क्रेडिट और अर्न करने हैं, जिससे उसको सर्टिफिकेट जो डिग्री प्राप्त हो सके। और ये 4 क्रेडिट कोर्स जो है, देखिए लिखा हुआ एक्स्ट्रा 4 क्रेडिट्स ऑफ वोकेशनल स्किल कोर्स हैव टू बी अर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म। और ये रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है अभी जो है मूक और स्वयं के रूप में अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जो है इन 4 क्रेडिट को अर्न करने के लिए अपने आप को किसी भी जो है कोर्स में जो भी आपके लिए कंपेटिबल हो उन कोर्स में आप जो है इनरोल्ड हो सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई करके ये एक्स्ट्रा 4 क्रेडिट आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, जिससे आपको
1 वर्ष के बाद या 2 सेमेस्टर के बाद जब आप क्विट करते हैं तो 40 क्रेडिट के अलावा आपको 4 क्रेडिट और मिल जाएं, जिससे आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो 44 क्रेडिट की आवश्यकता है वो फुलफिल हो जाए। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस जो है जो जनरली स्टूडेंट पूछते हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है और उनके संभावित जवाब भी यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रदेश में सत्र 24-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन पाठ्यक्रमों लागू किया गया है? तो देखिए इसका आंसर लिखा है प्रदेश में सत्र 24-25 से समस्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर BA, BCom, BSc, BBA और BCA के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे या जा रहे हैं। अभी जो NEP है वो जो PG कोर्सेज हैं वहाँ लागू नहीं किया गया है। सेमेस्टर का क्या मीनिंग होता है? सेमेस्टर का तात्पर्य प्रति 6 माह की अध्ययन अध्यापन की अवधि है। कि सेमेस्टर जो है वो 6 माह में डिवाइड किया गया है। इस 6 माह के अंदर ही हमको अध्यापन कार्य कराना है और इसमें आपके एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल्स भी इसी में आपके पूरे करने हैं और 6 माह में आपको जो है ये कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट भी हो जाने हैं। किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक कार्य टीचिंग लर्निंग एवं उसके मूल्यांकन कार्य संपादन हेतु 6 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है। जहां एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह या 90 जो है टीचिंग डेज रहेंगे। क्रेडिट से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर, एक पीरियड या एक कालखंड 1 घंटा का अध्यापन प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग 1 क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 15 घंटे या 15 कालखंड का किया गया टीचिंग लर्निंग कार्य 1 क्रेडिट होगा। यदि प्रायोगिक कोर्स, फील्ड कार्य, प्रोजेक्ट कार्य हेतु 2 कालखंड को या 2 पीरियड को या 2 घंटे को अध्यापन अगर प्रशिक्षण प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया है तो इसको 1 क्रेडिट कहलाएगा। अर्थात सेमेस्टर अंतर्गत कुल 30 घंटे का किया गया प्रयोगशाला प्रोजेक्ट वर्क का कार्य 1 क्रेडिट होगा। यहाँ पर समझ लीजिए आप जो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर जो है प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 1 लेक्चर प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग 1 क्रेडिट कहलाएगा। जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 2 पीरियड जो हैं 2 कालखंड जो है या 2 पीरियड 1 घंटे के उनको 15 सप्ताह तक हम कंटिन्यू करते हैं तो वो 1 क्रेडिट कहलाएगा। CBCS से क्या तात्पर्य है? CBCS का जो पूरा जो नाम है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है। यहाँ पर जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स का चुनाव हमको करना है। हम अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा या मेन सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे संकाय का एक विषय चुन सकते हैं। यही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहलाता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे जो है क्रेडिट और हमारे जो ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज और मार्क्स जो है के अनुसार आपको जो है रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। बहुप्रवेश एवं बहु निकास का क्या अर्थ है? बहुप्रवेश एवं बहु निकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में 1 से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है, परंतु उसे उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 7 वर्ष की अवधि का समय मिलेगा। मतलब स्टूडेंट जो है पहले जो है पुरानी शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्टूडेंट को जो 3 साल में अपना कोर्स पूरा करना होता था, लेकिन अभी इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 7 ईयर्स उसको निर्धारित कर दिया गया है और 7 ईयर्स में वो कई बार जो है अपने कोर्स को लेफ्ट कर सकता है और उसको फिर वो रिज्वाइन कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत DSC, DSE, GE,
AEC, SEC, BAC का क्या तात्पर्य है। देखिए, डिसिप्लिन जो DSC है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। किसी विषय डिसिप्लिन को परिभाषित करने वाला मूल पाठ्यक्रम को ही DSC कहा जाता है। ये हमारे मेन, किसी भी संकाय के हमारे ये मेन सब्जेक्ट हैं। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यार्थियों द्वारा चयनित 3 विषय को ही जो है DSC का अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है। जो हम 3 विषय चुनते थे अपने संकायों में, जैसे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ते थे 3 सब्जेक्ट, या जो मैथ्स के स्टूडेंट होते थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते थे, तो उन तीनों सब्जेक्ट को ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स किया गया है। इसमें सब्जेक्ट के सिलेक्शन में कोई भी अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर इसको DSC नाम दिया गया है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, किसी विषय डिसिप्लिन के संबंधित विषय विशेष शाखा की पाठ्यक्रम को DSC कहा जाता है। इसके अंतर्गत इंटर डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छाकृत विषय डिसिप्लिन के DSC का अध्ययन प्रति सेमेस्टर से किया जा सकेगा। ये अभी आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इससे आपका कोई जो है रिलेवेंस नहीं है। इसको हम जो थर्ड सेमेस्टर में इसको डिस्कस करेंगे, या जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं उनके लिए यह जो है टर्म जो है, बाकी 2 सेमेस्टर के लिए जो प्रथम 2 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो इस टर्म को जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए यूज करेंगे। GE ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जेनरिक इलेक्टिव विषय है। मूल संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय डिसिप्लिन के कोर्स को ही GE कहा जाता है। जैसे मैंने कई बार अभी बता चुका हूँ कि आपको अपने मूल संकाय के जो आपके मूल विषय हैं उनको छोड़कर एक अन्य संकाय के किसी एक विषय का आपको चुनाव करना है, जिसको हम GE या जेनरिक या जनरल इलेक्टिव के नाम से जानते हैं। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसिप्लिन के कोर्स का चयन GE के रूप में किया जाएगा। अर्थात कला संकाय के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स GE के रूप में चयन कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जो साइंस के जो छात्र हैं वो आर्ट्स, कॉमर्स या मैथमेटिक्स संकाय के मैथमेटिक्स के जो विषय हैं उनमें से कोई एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आर्ट साइड के जो स्टूडेंट हैं वो साइंस फैकल्टी के किसी एक विषय का, या कॉमर्स फैकल्टी के किसी एक विषय का, या मैथमेटिक्स का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कॉमर्स संकाय के जो स्टूडेंट्स होंगे तो वो आर्ट्स फैकल्टी के या साइंस फैकल्टी के या मैथमेटिक्स में से कोई एक विषय GE के रूप में चुन सकते हैं। यह प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा GE का चयन किया जाना अनिवार्य है। तथापि तीसरे सेमेस्टर से GE का चयन करना अथवा नहीं करना ये उनकी इच्छा पर आधारित होगा, क्योंकि तृतीय सेमेस्टर में आपको जो है मैंने बताया था अभी आपको DSE के बारे में विचार करना है। वहाँ पर फिर आप GE को चाहें आप क्विट कर सकते हैं। AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इसको कहते हैं। योग्यता अभिवृद्धि पाठ्यचर्चा, सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाला कोर्स को AEC कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः आपको जो हिंदी लैंग्वेज या पर्यावरण का ज्ञान है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। और शासन ने इन तीनों विषयों को जो है तीनों संकायों के लिए अलग अलग इनका निर्धारण कर दिया है। जैसे साइंस के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर आप देखेंगे वो प्रथम सेमेस्टर में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का चयन करेंगे BCom, और BBA के जो स्टूडेंट हैं वो पर्यावरण अध्ययन करेंगे, और जो BA और BSc होम साइंस के स्टूडेंट हैं वो हिंदी भाषा का चयन करेंगे AEC के रूप में। इसी प्रकार से ये जो AEC है वो 2 क्रेडिट का होगा।
SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, कौशल अभिवृद्धि पाठ्यचर्चा। उपयुक्त स्नातक में कौशल की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को SEC कहा जाता है। प्रावधानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में अध्यापन किया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर में इसका हमको चयन नहीं करना है और हमको ये भी देखना है कि कौन से स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हमारे महाविद्यालय में संचालित है, उन्हीं में से आपको किसी एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का चयन करना है। और इसके लिए हमको ये चयन जो हमको कब करना है, हमको द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं जो छठा सेमेस्टर है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड सेमेस्टर में SEC का चुनाव हमको किया जाना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको इससे अभी कोई इसका मतलब हमारे लिए नहीं है। वैल्यू एडिशन कोर्स है, इसको शॉर्ट में BAC कहा जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित मूल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में इसका अध्यापन किया जाएगा। जो वैल्यू एडिड कोर्स हैं वो हमको प्रथम सेमेस्टर में इसका चुनाव करना है और इसका एक जो है पूरा एक पूल जो है राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोवाइड करा दिया गया है और उस कोर्स के अंतर्गत आप अपने कंसर्न टीचर या फैकल्टी में जाकर ये आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू एडिड कोर्स जो हमारे महाविद्यालय में संचालित किया जाएगा। तो उन वैल्यू एडिड कोर्स की सूची में से आप किसी एक वैल्यू एडिड कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है? ये बात एकदम ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रावधान है, जो पूर्णतः विद्यार्थी की इच्छा पर आधारित होगा। अगर विद्यार्थी चाहे तो 3 वर्ष के बाद जो है ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर कोर्स को क्विट कर सकता है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 3 वर्ष की निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। 4 वर्ष पूर्ण करने की उसकी कोई बाध्यता नहीं होगी कि वो 4 वर्ष पूरा करे। यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन चाहता है, आगे अध्ययन मतलब 3 वर्ष पूरा करने के बाद अगर वो चौथे वर्ष में स्नातक स्तर में प्रवेश लेना चाहता है तो वह चौथे वर्ष 7वें 8वें सेमेस्टर हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन ऑनर्स अथवा ऑनर्स विद रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। अगर वो 4 वर्ष या वो 7वें और 8वें सेमेस्टर को पूर्ण करता है तो उसको जो है ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च की उपाधि दी जाएगी। 3 वर्ष के पश्चात विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि वह 75 या उससे अधिक है तो वह चौथे वर्ष में ऑनर्स विद रिसर्च या ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। केवल वही विद्यार्थी जो है चौथे वर्ष में प्रवेश लेंगे जिनका 3 वर्ष के पश्चात उनका अगर स्कोर 75% से ज़्यादा है। यदि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 से कम है तो वह केवल ऑनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा। ऑनर्स विद रिसर्च अगर वो पूरा करना चाहता है तो उसको जो है 75% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसको मैं पढ़ देता हूँ कि अगर स्टूडेंट जो है वो 1 वर्ष के बाद या 2 सेमेस्टर पूर्ण करने के बाद अगर उसके पास निर्धारित जो क्रेडिट उसने अर्जित कर लिए हैं और 4 क्रेडिट का उसने वोकेशनल कोर्स या कौशल कोर्स पूरा कर लिया है किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उसके पास अगर 44 क्रेडिट अगर पूरे हो जाते हैं 1 वर्ष के बाद तो उसको जो है सर्टिफिकेट डिग्री जो है सर्टिफिकेट उसको इन डिग्री सर्टिफिकेट उसको जो है इन PSC प्रदान किया जाएगा। यदि वो 2 वर्ष बाद छोड़ता है तो उसके पास जो है कुल 4 सेमेस्टर का 80 क्रेडिट के अतिरिक्त 4 क्रेडिट अगर उसने प्राप्त किए हैं वोकेशनल या कौशल कोर्स किसी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, तो उसको फिर जो है डिप्लोमा इन PSC प्रदान किया जाएगा। ये बात मैंने पहले भी आपको स्पष्ट कर दी थी। क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक ही विषय के DSC का चयन किया जा सकता है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के प्रभावानुसार विद्यार्थी किसी एक संकाय के ही 3 विषय डिसिप्लिन का चयन कर सकता है। अलग अलग संकाय से विषय डिसिप्लिन का चयन करने का प्रावधान नहीं है, अपितु अन्य संकाय के विषय डिसिप्लिन का चयन GE के रूप में किया जाना है। जैसे पहले 1986 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत जो हमारे 3 मेन सब्जेक्ट होते थे वो यहाँ पर DSC के नाम से जाने जाएंगे
और टीएससी के अंतर्गत आप एक ही संकाय के 3 विषय का चुनाव करेंगे, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। और अगर आपको दूसरे किसी संकाय के एक विषय का चुनाव करना है तो वो जीई के अंतर्गत किया जाएगा। क्या विद्यार्थी जीई जेनरिक इलेक्टिव में अपनी इच्छानुसार कोई विषय का चयन कर सकता है? वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी अन्य संकाय का उसी विषय का जीई चयन कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित है। देखिए, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो सपोज कीजिए जियोलॉजी या ज्योग्राफी का चयन करता है अपने जीई के रूप में, और वो सब्जेक्ट उसके महाविद्यालय में उसके अध्यापन कार्य होता ही नहीं है, तो फिर वो उस सब्जेक्ट का चयन नहीं करेगा। यहाँ पर विद्यार्थी ये ध्यान देंगे कि अगर वो किसी सब्जेक्ट को जीई के रूप में चयन कर रहे हैं तो उनका अध्यापन कार्य उस महाविद्यालय में होना चाहिए, उसी विषय को वो जीई के रूप में चयन कर सकते हैं। किसी अन्य ऐसे विषय का जो कि उस महाविद्यालय में संचालित नहीं है या उसका अध्यापन कार्य वहाँ पर नहीं होता है, तो उसको आप जीई के रूप में चयन नहीं कर सकते हैं। क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है? वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी केवल उसी विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में उपलब्ध है। केवल स्टूडेंट उन्हीं विषयों का चयन करेगा, चाहे वो डीएससी हो चाहे वो जीई हो, जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित होते हैं। किसी अन्य महाविद्यालय में संचालित होने वाले कोर्स से स्टूडेंट का कोई जो है रिलेशन नहीं रहेगा। स्वयं एवं मूक क्या है? स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका स्वयं का जो फुल फॉर्म है, भारत सरकार का एक पोर्टल है जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक निःशुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो मूक का फुल फॉर्म है, एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। क्या पूर्व की तरह संपूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित हैं? देखिए, ऐसा अब नहीं है। नई शिक्षा नीति के अनुसार आपके जो 100 जो मार्क्स हैं उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 30% या 30 नंबर आपके जो है कंटिन्यूअस इंटरनल एवेल्यूएशन पर आधारित होंगे, जबकि 70 नंबर का 70% का आपका यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। और विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा एवं एंड सेमेस्टर एग्जाम दोनों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए अब 40 मार्क्स लाना आवश्यक है या 40% मार्क्स लाना आवश्यक है। पहले ये 33% हुआ करता था, लेकिन अभी जो एनईपी है उसके अकॉर्डिंग इसको 40% कर दिया गया है। क्या पूर्व की तरह संपूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन पर 30% अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70% अंक निर्धारित हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दोनों को मिलाकर आपको पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है? सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अतः आपको जो महाविद्यालय में जो सतत आंतरिक मूल्यांकन है या कंटिन्यूअस इंटरनल एवेल्युएशन है उसमें आपको शामिल होना जरूरी है, अन्यथा आपको जो है यूनिवर्सिटी द्वारा जो एग्ज़ाम जो आयोजित किए जाएंगे उसमें आपको बैठने की अनुमति नहीं होगी। अतः आपको आंतरिक मूल्यांकन सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना आवश्यक है। सतत आंतरिक मूल्यांकन में कितने आंतरिक परीक्षाएं होंगी और क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंक के साथ जुड़ेगा? वर्तमान में जो प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स की सतत आंतरिक मूल्यांकन अंतर्गत 2 टेस्ट या 2 क्विज, वो डिपेंड करेगा आपके जो कॉलेज के कंसर्न सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा आपको 2 टेस्ट या 2 क्विज प्रोग्राम लिए जाएंगे। ये टेस्ट या क्विज प्रोग्राम ये ऑनलाइन या ऑफलाइन या गूगल फॉर्म की हेल्प से भी लिए जा सकते हैं और एक असाइनमेंट होगा। 2 टेस्ट या जो क्विज हैं वो परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक, ये 2 जो टेस्ट हैं वो 20-20 नंबर के 2 बार आयोजित किए जाएंगे और इनमें से दोनों टेस्ट में से जो स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेगा तो वही केवल उसको काउंट किया जाएगा और कम स्कोर करने वाले टेस्ट को हम उसमें काउंट नहीं करेंगे।
तो ये 2 टेस्ट या जो क्विज एग्ज़ाम होंगे ये 20-20 नंबर के होंगे, और इसमें से जो अच्छा आप रिजल्ट, जिसमें आपका अच्छा रिजल्ट होगा उसी को काउंट किया जाएगा, और जो असाइनमेंट है वो केवल 10 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है जो इंटरनल असाइनमेंट है वो 30 नंबर का होगा। यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि जो ये टेस्ट हैं ये 2 बार लिए जाएंगे, और दोनों बार में से जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा केवल उसी के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। दूसरे वाले टेस्ट में जिसमें आपने कम मार्क्स स्कोर किए हैं उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और इनमें जो अंक होंगे वो आपके जो है वो परीक्षा के साथ सेमेस्टर परीक्षा के अंकों में उनको जोड़ा जाएगा। जैसे वो एक उदाहरण लीजिए कि 100 अंक का कोर्स में 30 अंक जो है वो सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं, जहां 20-20 अंक का 2 टेस्ट या कुछ परीक्षा होगी तथा 10 अंक का असाइनमेंट दिया जाएगा। यदि प्रथम टेस्ट में आपको 12 अंक मिलते हैं और द्वितीय टेस्ट में आपको 17 अंक मिलते हैं तथा असाइनमेंट में 8 अंक प्राप्त होते हैं, तो आपके जो 30 नंबर का जो कैलकुलेशन है तो वो आपने जिस टेस्ट में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं वो आपको वो मार्क्स दिए जाएंगे, और उन मार्क्स में आपके असाइनमेंट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस इंटरनल एवेल्युएशन में यहाँ पर स्टूडेंट ने 25 अंक स्कोर किए हैं, और इनको जो है सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा। क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। कतिपय कारणवश विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशतः या पूर्णतः उपस्थित नहीं होता है, अथवा पूर्णतः उपस्थित होकर अंशतः या पूर्णतः क्रेडिट अर्जित करता है तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। क्या विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट 40 में से उसके पास न्यूनतम 20 क्रेडिट होना आवश्यक है। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 24-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी? देखिए इसका आंसर सत्र 24-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। आगामी सत्रों से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जाएगी। अभी इस सेशन में ये जो NEP 2020 है ये केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी इसमें PG कोर्सेज में या जो स्नातकोत्तर स्तर के जो कोर्स हैं उनमें NEP 2020 लागू नहीं किया गया है, और ये अभी सारे जो स्नातकोत्तर परीक्षाएं या कोर्सेज हैं वो अभी पुराने जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ही संचालित किए जाएंगे। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधान स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे? जो प्राइवेट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू होंगे। अर्थात स्वाध्यायी विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे, परंतु आरंभ में ही पंजीयन नामांकन कराना होगा। जैसे पहले ये काफ़ी इनका जो रजिस्ट्रेशन होता था वो लेट होता था और एग्ज़ाम शुरू होने के आसपास ये चलता रहता था, लेकिन अभी जो है नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो स्वाध्यायी जो छात्र होंगे उनको अपना सत्र के आरंभ में ही अपने आप का रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कराना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित अवधि अंतर्गत उक्त महाविद्यालय में जिसमें वह पंजीबद्ध हुआ है, जिस कॉलेज में उस प्राइवेट छात्र का रजिस्ट्रेशन हुआ है, निर्धारित योजना अनुरूप सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना होगा। ये सभी जो प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनको सतत आंतरिक मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा? जैसा कि उल्लेखित है कि विगत सत्र तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता रहा है।
वर्तमान प्रावधानुसार सत्रारंभ में या हम कहें जो अगस्त सितंबर है, स्वाध्यायी विद्यार्थियों को स्वैच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा। पुनः विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना अनुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत भरा जाएगा। इसके बारे में अभी गाइडलाइन जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाएंगी। क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ स्वाध्यायी जो प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं उनको भी सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालयों द्वारा सूचित किया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में एनईपी को इम्प्लीमेंट किया गया है। 5 जुलाई को 5 अगस्त को सभी कॉलेज में छत्तीसगढ़ के इंडक्शन या दीक्षा प्रारंभ किया गया है और सभी स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे, जो बाद में कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका लेट एडमिशन हो रहा है, उनको इंडिविजुअल लेवल पर ये सारी जानकारी प्रदान की जा रही है। सारे बच्चे इससे जो है इन सारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित ही ये जो पॉलिसी है वो आने वाले समय में अपने जो लक्ष्यों को पूर्ण करेगी और विद्यार्थी जो है वो और अधिक अपने जो है कोर्स को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और जो हमारे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हैं उनको काफ़ी हद तक रिवाइज किया गया है, एडवांस किया गया है और ये ऐसे सिलेबस हैं कि अगर इनको स्टूडेंट अच्छे से इनको पढ़ता है, तैयारी करता है तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनको ज़रूर उनमें वो सक्सेस प्राप्त करेंगे। इसके संबंध में अगर एनईपी के संबंध में कोई अगर आपको डाउट है तो हमारे जो एक यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप हमको अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर टर्म मैंने यहाँ पर दी हैं। जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसको मूक कहते हैं और जो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स हैं ये स्वयं है। इन दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है जिसको शॉर्ट में एबीसी कहा गया है। अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट से कुछ क्रेडिट अर्न करते हैं और अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और दूसरे किसी राज्य के या उसी राज्य के महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आप फिर से एडमिशन लेना चाहते हैं तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जो आपने पहले ही जो क्रेडिट अर्न किए हैं तो वो उस कॉलेज में या दूसरे महाविद्यालय में या दूसरे विश्वविद्यालय में वो क्रेडिट आपके जो है वो यहाँ से जो है उनको निकाल कर वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से या दूसरे कॉलेज से या दूसरे विश्वविद्यालय से जाकर भी अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर सकते हैं। और ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये जो है यूजीसी है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसके लिए जो सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो इस रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा ही जो है बनाए जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है उच्च शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। तो निश्चित ही ये वीडियो जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। स्टूडेंट अभी भी जो है कॉलेज में आते हैं और उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं मालूम है और वो केवल 3 सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं जो उनके कोर सब्जेक्ट हैं या पहले की पॉलिसी के अनुसार वो 3 सब्जेक्ट के बारे में ही जानते हैं, तो उनको अभी इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो निश्चित ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने जो साथी हैं, जो न्यू एडमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसको ज़रूर शेयर करें जिससे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बेसिक स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस हैं उसके बारे में वो जान पाएंगे। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।